द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी का जो मेकिंग हुआ था, इसके बिहाइंड द सीन इंटेलेक्चुअल आइडियाज क्या क्या थे। सबसे पहले था डार्विन आइडियाज अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन with a dominant influence on early sociological thoughts. Okay, क्या था? Sociology was often compared with living organisms, and efforts were made to trace its growth through stages comparable to those of organic life. Society को living organism से compare किया गया था, ठीक है? This way of looking at society as a system of parts, each parts playing a given function, influence the study of social institutions like the family, the school, structures such as stratification. Okay? अगर हम बात करें कि डार्विन्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमारे सोसाइटी के साथ लिंकअप किया गया है। एंड अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हर पार्ट की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हेड, हैंड, लेग, तो ऐसे ही सोसाइटी को भी इसके साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जो भी स्ट्रेटिफिकेशन का स्ट्रक्चर है, तो उनको लिंकअप किया गया है, ठीक है? हर किसी का, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक पार्ट का एक महत्व होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही हमारे सोसाइटी का हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका इंपॉर्टेंस है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज द एनलाइटमेंट एंड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। एनलाइटमेंट क्या है? यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ऑफ लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में, emphasized reason and individualism. There was also great advancement of scientific knowledge. यहाँ पे क्या होता है? Advancement of scientific knowledge हुआ था, and a growing conviction that the methods of natural sciences should and could be extended to the study of human affairs. तो क्या होता है? बहुत सारे scientific knowledge का ये हुआ था। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर था, उन्होंने इस साइंटिफिक स्टडी को एक ह्यूमन अफेयर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी का जो हमने बात किया, सो फार सीन एज ए नेचुरल फेनोमेना बिगन टू बी सीन एज ए सोशल फेनोमेना। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, पॉवर्टी को जो हम नेचुरल फेनोमेना देखते थे, उसको हम अभी क्या बोलते हैं? सोशल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ह्यूमन इग्नोरेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन। पॉवर्टी देयरफॉर कुड बी स्टडीज एंड रिड्रेस्ड। तो पॉवर्टी का हम क्या करते हैं? स्टडी भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज वगैरह निकाल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? उन पीपल का जो पॉवर्टी में फेस करें, उनका लाइफ भी इंप्रूव कर सकते हैं। वन वे स्टार्टिंग दिस वाज थ्रू द सोशल सर्वे। ये जो सर्वे है ना, सोशल सर्वे, देन सेंसस हो गया, इसके रिगार्डिंग भी हम लास्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है? दैट वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ह्यूमन फेनोमेना कैन बी क्लासिफाइड एंड मेजर्ड। ओके, thinkers of the early modern era were convinced that progress in knowledge promised the solution to all social ills. ये एक बहुत अच्छी बात, progress in knowledge promised the solution to all social ills. Knowledge का progress. For example, अगस्त कॉम्टे, then French scholar अगस्त कॉम्टे जो फ्रेंच स्कॉलर था, ठीक है, in 1789 to 1857 considered to be the फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, तो फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जो मैंने बोल ही दिया, क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। बिलीव दैट सोशियोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका बिलीव यही था, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए ये सोशियोलॉजी है, ठीक है? द मटेरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अब मटेरियल इशू क्या था? अभी हमने तो ये बात किया कि इंटेलेक्चुअल आइडिया क्या क्या था। इंटेलेक्चुअल आइडिया में हमारा पहला था डार्विन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देन था हमारा एनलाइटमेंट, जो यूरोप में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था इन लेट 70s एंड 18th सेंचुरी में, तो उसके रिगार्डिंग अभी हम बात करें तो मटेरियल इशू क्या क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटमेंट के बाद हमारा आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसका ही एक पार्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वाज बेस्ड अपॉन ए न्यू डायनामिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशियोलॉजी और इकोनॉमी का बहुत एक गहरा रिश्ता है। One of them is industrial revolution was based upon a new and dynamic form of economic activity, जिसका नाम है कैपिटलिज्म। किस किस को कैपिटलिज्म का मतलब पता है? डो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है? कैपिटलिज्म इज सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइज बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज। कैपिटल
उसका मतलब है एनी एसेट्स इंक्लूडिंग मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, मशीन्स हो सकते हैं, विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस कॉमोडिटीज फॉर सेल। जो जो कॉमोडिटीज हम बना सकते हैं फॉर सेल इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट विद द होप ऑफ अचीविंग, क्या हम अचीव कर सकते हैं? कैपिटलिज्म का मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट। दिस सिस्टम रेस्ट ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो एसेट है ना कैपिटलिज्म में, हर कोई मतलब प्राइवेट ओनर होगा और उनका मेन मोटिव होगा कि प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो दिस इज कैपिटलिज्म। द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। कैपिटलिज्म इन्वॉल्व्स न्यू एटीट्यूड्स and institution. Entrepreneurs engage in the sustained systematic pursuit of profit. कैपिटलिज्म के साथ लिंकअप होता है एक मेन चीज, प्रॉफिट एंड प्राइवेट ओनरशिप। ओके, द मार्केट एक्टेड एज द की इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। की इंस्ट्रूमेंट क्या है मार्केट का प्रोडक्टिव लाइफ के लिए? मार्केट। ओके, एंड गुड सर्विस एंड लेबर बिकम द commodity whose use was determined by rational calculation. Okay, the new economy was completely different from what is replaced. England was the center of industrial revolution. England क्या था? Center of industrial revolution था. Okay, the new economy was completely different. कैसे different था अभी हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? एग्रीकल्चर था, टेक्सटाइल्स वेयर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द ब्रिटिश पीपल। तो मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस, like in our own Indian village, there were the peasants tha, landlords tha, blacksmith tha, leather worker tha, weaver, potter, shepherd, bearer. Okay, society was small. It was hierarchical. That is the status and class positions of different people were क्या था? Different views और clearly defined कि क्या है, ये है हमारा लैंडलॉर्ड है, ये priest है, तो ये peasant है, ये weaver है, तो ये मतलब ये एक स्टेटस मेंटेन करके, क्लास पोजीशन मेंटेन करके रहते थे। लाइक ऑल ट्रेडिशनल सोसाइटी इट वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज इंटरेक्शन। हर एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप देखेंगे क्लोज इंटरेक्शन इज ऑलवेज देयर। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था? ये सब कुछ चेंज होने लगा था। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ न्यू ऑर्डर वाज द डिग्रेडेशन ऑफ लेबर। क्या हुआ था? wrenching of work from the protective context of guild, village and family. Both the radical and conservative thinker was appealed at the decline of the status of common laborer, not to mention the skilled craftsman. Under urban centers expanded, क्या हुआ था? अर्बन सेंटर जो था वो एक्सपांड होने लगे, जिसके आसपास इंडस्ट्रीज बना हुआ था, उस वहाँ पे अर्बन सेंटर्स स्टार्ट हो गए। तो वहाँ पे क्या हो गया? इट वॉज नॉट दैट देयर वर नो सिटीज अर्लियर। ऐसा नहीं कि आगे भी कोई सिटीज नहीं था बट देयर कैरेक्टर्स प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज डिफरेंट, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो टोटली चेंज हो गया। द इंडस्ट्रियल सिटीज गेव बर्थ टू द completely new kind of urban world. Okay, it was marked by the shoot and glimpse of factories, by overcrowded slums. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही हमको स्लम्स देखने को मिला, उससे पहले स्लम एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, ये जो स्लम में रहते हैं वो क्या होता है कि वर्किंग क्लास का पीपल है। बेड सैनिटाइजेशन, जनरल स्क्वेलर। इट वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय न्यू काइंड्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ओके, न्यू काइंड्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन आगे हम बात करेंगे उसके। द मास ऑफ इंडियन handicraftsmen's ruin as a result of the influx of manufactured machine-made goods of British industries were not absorbed in any extensively developed indigenous industries, so ruined the mass of handicrafts in the main and took the others. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर मैं सिंपली इसको डिस्कस करूँ, अर्बन पहले भी था, सिटीज पहले भी था जहाँ पे हेड कुछ रहते थे, बट अभी क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वहाँ पे वर्किंग क्लास भी रहना स्टार्ट कर दिया। वर्किंग क्लास कहाँ रहेंगे? स्लम वाले एरिया में, जहाँ पे बेड सैनिटाइजेशन, जनरल स्क्वायर। सोशल इंटरेक्शन कैसे चेंज हो गया? पहले क्या था कि लोग क्लोजली बात करते थे, एक क्लोज इंटरेक्शन था, बट अभी क्या हो गया? प्रोफेशनली बात हो रही। बस आपको इस सेक्टर में काम करना है। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यहाँ पे बात हो सकती है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ठीक है, डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट क्या करते हैं? फैक्ट्री, मशीन, ये सब में काम कर रही। तो आर्टिसियन का एक जो था समूह, वो भी आगे इसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। उनका प्रोडक्ट उनका नहीं है, वो जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं ना, बहुत सारे वर्कर्स मिक्स है। देयर इज ए पार्ट, लाइक आपको ये बटन ही लगाना है बैग का, बट आपने पूरा बैग प्रोड्यूस नहीं किया, आपने बस उस बैग में एक बटन लगाया। किसी को बैग का हैंडल लगाना है, ठीक है, उसको ओनली बैग का हैंडल ही लगाना है। अगर पहले के ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्या था कि आप पूरे बैग को कैसे बनाते, वो खुद आप बना रहे हैं, 2-3 लोग मिलके, या फिर खुद आप बना रहे हैं, उसका हर एक पार्ट आप बना रहे हैं। बट अभी क्या हो रहा है? आप ओनली
एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी आप ओनली उस बैग का एक पार्ट ही बना रहे। सो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। द फैक्ट्री वॉज परसिव्ड एज एन आर्किटाइप ऑफ एन इकोनॉमिक रेजिमेंट known only in barracks and prisons for the Marx for the theory was oppressive. ओके यही पे बात किया गया है और मार्क्स ने क्या बोला था, मार्क्स फैक्ट्री वॉज ऑपरेसिव, मार्क्स ने बोला कि फैक्ट्री वॉज ऑपरेसिव बट ये पोटेंशियली लिबर्टिंग भी है। हियर वर्कर्स लर्न, क्या कहते हैं, वर्कर्स लर्न बोथ कलेक्टिव फंक्शनिंग एज वेल एज कंसर्न इफोर्ट्स फॉर बेटर कंडीशंस। ओके, another indicator of emergence of modern societies was the new significance of clock time. ये पहले नहीं था कि क्लॉक टाइम का जो कंसेप्ट है ये पहले नहीं था, बट अभी ये जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग क्लॉक टाइम ये बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ व्हाट, एज ए बेसिक, अभी क्लॉक टाइम क्या है, एज ए बेसिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस वे. This was the way in which in the 18th, कब start with the 18th and 19th centuries, the tempo of agriculture and manufacture increasingly come to set up by the clock and calendar in the very different from pre-modern forms of work. Prior to the development of industrial capitalism, work rhythm was set by the factories such as period of daylight, break between tasks, constraints of deadlines एंड द अदर सोशल ड्यूटीज़। तो ये क्या होगा, पहले ये सब नहीं था बट अभी क्या है, लंच ब्रेक है, आपको कितने बजे से कितने बजे आना है, कितने घंटे काम करना है, आपको ओनली वन टाइम ब्रेक मिलेगा। ये सब जो वर्क है कि आपको 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे का ओवर टाइम का पैसा मिलता है। सो दीज आर द सम फैक्टर्स। टाइम इज नाउ मनी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रीड दिस कॉन्सेप्ट यू कैन रीड वेरी इजीली। और अगर आप ये PDF पढ़ रहे हैं ना तो आपको NCERT ना पढ़ने से भी चला जाएगा, बिकॉज आई इंक्लूड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी है, यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चीज़ें लिखा हुआ है, बट यू डोंट नीड टू रीड मोस्ट ऑफ देम। बाकी बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी की क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बाकी आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इन सब का एक एक्सटेंसिव वर्जन आपको मिलेगा, इन सब का एक अच्छा खासा पोर्शन मिलेगा। और बिफोर स्टार्टिंग सोशियोलॉजी यू शुड रेफर टू द सिलेबस ऑफ द सोशियोलॉजी कि वहाँ पे क्या है, क्या क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट उसका हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है।